हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट कैम क्लासेस में। एंड टुडे वी हैव अनदर स्पेशल गेस्ट विद ऑल ऑफ अस, मिस्टर चिरायू, who have qualified CSIR NET December 2025 exam with a massive JRF All India rank 41. Chirayu, welcome to MAT Camp classes. Thank you, sir, for giving me opportunity इधर इंटरव्यू के लिए. Okay, Chirayu, so this is not a very small, this is one of the big achievement you have done. So would you please take us to the moment then when you have saw your name and rank in the result? वो पल कैसा था? How was it? सर, सबसे पहले तो जब मैंने नंबर देखे थे मेरे स्कोर कार्ड में, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी रैंक आएगी, क्योंकि पहले से ट्रेंड चल रहा है कि 120 118 तक की उतने में रैंक आती है. तो मेरे तो 104 थे, तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. बट फिर मैंने आपका जो एनालिसिस वाला वीडियो था जिसमें आपने बोला था कि 98 से 100 के बीच में जाएगा इस बार कट ऑफ, सर वो वाला देखा था, तो वो थोड़ी सी फिर उम्मीद आई थी मेरे को कि हाँ हो सकता है इस बार. और फिर जब रैंक आई तो फिर तो मतलब देख के मैं तो वही हो गया था कि और आप कहाँ पर, वेयर वर यू, इन होम और कॉलेज? तब मैं तो उस टाइम घर पे ही था. मैं अपना एमपी सेट के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे जब मेरे नंबर आए थे नेट के तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेट होगा, तो फिर मैं एमपी सेट पे अपना फोकस कर रहा था. Okay, very nice. So, Chirayu, first of all, let us know that what inspired you to prepare for CSIR NET exam? ये एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि टीचिंग करियर में आपको जाना है, ठीक है? या फिर कोई एक स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट था कि आप इस लाइन में या फिर इस करियर की तरफ आपने अपना मूव किया सारा फोकस? सर, मेरा ऐसा पहले से नहीं था कि मैं टीचिंग करियर में जाऊंगा या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर या इसके लिए अप्लाई करना है. पहले तो मेरा पीएचडी के लिए था कि मेरे को पीएचडी करनी है अब्रॉड से. बट फिर पीएचडी का टाइम देख के और सब जितना उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, वो मैंने फिर सोचा कि अब मतलब जब मैं लैब में था, हमारा लास्ट ईयर लैब होता है, तो मैंने उसमें देख लिया कि इन्वायरमेंट कैसा रहता है. तो उसके हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने सोच के आया था कि लैब मेरे बस की बात नहीं है, पीएचडी मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर इस पे शिफ्ट कर दिया. Okay, so would you please tell us about yourself, so everyone on YouTube know where are you from, your masters and all details. सर, माय नेम इज़ चिरायु लांबे. आई एम फ्रॉम इंदौर एंड मेरी बैचलर्स भी इंदौर से ही हुई है, डीएवीवी से. और उसके बाद मैंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 113 आई थी. और फिर उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया. और उसके बाद फिर वहाँ पे मेरा बहुत माइंड चेंज हुआ कि पीएचडी की गेट नेट एंड ऑल दिस. तो ऐसे करते करते फिर मैंने 2025 का गेट भी दिया, तो वो मेरा क्वालिफाई हुआ. बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, बट ठीक है, मतलब उस टाइम जितनी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से अच्छी रैंक थी. और फिर उसके बाद नहीं सर, वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं उसको ज़्यादा बताता वो रैंक. बट उसके बाद फिर मैंने जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, फिर मैंने नेट के लिए बहुत प्रिपेयर किया. और मतलब उस टाइम तो मैंने सेल्फ ही प्रिपेयर किया. और फिर उसके बाद जब मैंने जो जून वाला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा 0.35 नंबर से रह गया. तो सर वो 0.35 नंबर मुझे इतना बुरा लगा उसका कि मतलब अगर 10-20 नंबर से रह जाता तो वो ठीक लगता, पर सर वो 0.35. फिर उसके बाद मैंने और अपने वीक पॉइंट्स देखे कि कहाँ कहाँ गलती हुई. उसके बाद फिर मैंने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया, दिसंबर वाले में अच्छा रिजल्ट आया. फिर उसके बाद मैंने अभी गेट भी दिया, तो गेट में भी एक्सपेक्टेड है कि एक कितना स्कोर है आप सब में? सर, मैंने अभी तक गेट की आंसर की देखी नहीं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखूंगा. मैंने नेट में भी सर ऐसे ही क्या था, मैंने नहीं देखी थी रिस्पॉन्स की. हाँ, ये ठीक रहता है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, अपना काम था जो कर दिया। हाँ सर, मैं और फालतू का बाद में परेशान होने की क्या जरूरत है। सिमिलरली मास्टर्स में काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है कि पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है, और एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे चल के पीएचडी में आप फंसे रहें। बट you have qualified JRF in very right time, completed your masters in very right time. There are so many assistant professor exams coming up next year.
और दिस ईयर. सो आई होप कि आप जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेंगे. सो चिरायु, एक सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहता है जब वो नेट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले जैम की तैयारी करी है तो ऑब्वियसली आपके फंडामेंटल स्ट्रांग थे, सारी चीज़ें स्ट्रांग थी. यू हैव टू जस्ट कवर्ड सम सिलेबस एंड क्वालिफाइड दिस एग्जाम. बट आपको कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम यू डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम, कितना टाइम लगा आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में? सर जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जैम के बाद कॉम्पिटिटिव का उस लेवल का नहीं पढ़ा था, मैं अपना कोर्स वर्क का पढ़ता था. और मैंने नेट गेट का ऐसे ऐसे प्रॉपर सिलेबस से तैयारी नहीं की थी जब मैं मास्टर्स में था. और लास्ट ईयर में मैंने ऑर्गेनिक की लैब ले ली थी, तो वहाँ पे तो और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था कि मैं अपना आके अलग से पढ़ सकूँ. तो अगर देखा जाए तो मैंने प्रॉपर जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई उसके बाद मैं जब घर पे था 4 महीने, वो मैंने तब प्रिपेयर किया था 4 महीने में. क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया था मेरे को कॉम्पिटिटिव का पढ़े हुए, तो मेरे को 4 से 5 महीने तो लगे ही थे वापस आने में, पूरा सिलेबस गैदर करने में, सब चीज़ें. तो ये हम लोगों को भी यूट्यूब पर जितने लोग हैं, ऐप पर जितने लोग देख रहे हैं, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम आपको एक बार सीएसआईआर नेट की तैयारी में देना पड़ेगा. अगर किसी के फंडामेंटल स्ट्रांग भी हैं, उसे भी इतना समय देना पड़ रहा है, तो अगर आपके फंडामेंटल और भी वीक हैं, देन यू नीड टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ, डेडिकेटेड 6 मंथ, नो अदर वर्क एंड फुल टाइम स्टडी. क्यों जाहिर? हाँ सर, मतलब 6 से 7 महीने तो चाहिए. मतलब लेवल अब तो और अब तो बढ़ता जा रहा है लेवल, बहुत मतलब माफ अलग ही पेपर. नए तरीके से कुछ हाँ. पूछने की कोशिश सीएसआईआर हाँ, तो पहले नहीं. मतलब अब तो मैं बोलूँगा कि जितना मतलब 6 महीने डेडिकेटेडली विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर और सबके साथ. और बिल्कुल ऐसा मत रखना कि ऑर्गेनिक छोड़ देता हूँ या इनऑर्गेनिक छोड़ देता हूँ, दो कर लेता हूँ, अब नहीं चलता वो. तो इसी फेज में चलते हैं क्वेश्चंस के. चिरायु की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिस्कशन यही करते हैं कि सीएसआईआर नेट का सिलेबस काफ़ी बड़ा है. ठीक है, अराउंड 30+ यूनिट्स हमें देखने को सिलेबस में मिलती हैं. तो कंप्लीट सिलेबस को कवर करना वेरी लेस स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करते हैं. तो आपने सिलेबस के कितने पार्ट को कवर किया था और क्या क्या कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स थे जिनको आपने छोड़ा था? सर मैंने पहले जो मेजर मेजर यूनिट्स होती है वो तो मैं सारी कर ली थी. ऑर्गेनिक में जीओसी, रिएजेंट्स, स्टीरियो, और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, और अपना आईआर यूवी, ये सब. मैंने एट्रोसाइक्लिक छोड़ दिया था ऑर्गेनिक में. और इनऑर्गेनिक में मैंने लगभग मोस्टली पूरा किया था. मेन ग्रुप भी जितना जैम तक मैंने पढ़ा था उतना वापस रिवाइज कर लिया था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मेन ग्रुप बहुत वास्ट है, बहुत. और फिजिकल में भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, बस क्वांटम का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसमें वो एमओटी इन्वॉल्व होती है, वो वाला छोड़ा था. बाकी मैंने क्वांटम भी पूरी करी थी. ओके, वेरी नाइस. सो ये लगभग आप किसी भी सीएसआईआर नेट एस्पायरेंट से पूछेंगे तो अगर आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पार्ट को कवर कर रखा है तो एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है. अदरवाइज मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है चिरायु की, पता चला आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी और इनऑर्गेनिक ईजी आ गई, आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी और ऑर्गेनिक ईजी आ गई, और जो आपने पढ़ा वो टफ आ गया. तो ये सर मेरे साथ जून में यही हुआ था. मैंने ऑर्गेनिक छोड़ी थी जून में, और जून में ऑर्गेनिक बहुत ईजी आई गई थी. मतलब कुछ कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे. और वो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रिंट होता है दिमाग में कि ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं उसके क्वेश्चन नहीं देखूंगा. हाँ सर, वो तो था ही. फिर बाद में जाके जब मैंने उसको देखा, उनके सॉल्यूशंस देखे, तो सर मैंने देखा ये तो सर कुछ कुछ तो जैम जैम लेवल के क्वेश्चन थे. फिर लग रहा होगा कि ये एक क्वेश्चन भी सही हो जाता तो वो 0.35 मार्क्स है. तो बट कोई नहीं, जो भी हम लोग की गलतियां होती हैं वो एक तरीके से कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होती हैं. उसी बहाने आपका सिलेबस कवर हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में आपको मदद रहेगी. बिल्कुल. अच्छा, चिरायु, जो सबसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल या बहुत वेल नोन सवाल है सीएसआईआर नेट कैटेगरी का कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए. तो आपने पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी थी और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया था? सर सबसे पहले तो जो मैंने और मेरे एक
मतलब मेरा एक ग्रुप है जो अभी हम ऑनलाइन मिले हैं बहुत सारे दोस्त। तो सर मैंने जब पेपर दे के मैं आया था अटेम्प्ट करके, तब मैंने 122 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। और जब मैंने सारे मेरे दोस्तों से पूछा, सर उन्होंने बोला कि मैंने 160 का अटेम्प्ट किया, मैंने 150 का अटेम्प्ट किया, मैंने 140, मतलब कुछ कुछ तो बोले थे कि मैंने 170 तक भी अटेम्प्ट किया। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये लगा था कि मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया, मेरा तो अब हो गया, नहीं हो रहा अब। तो सर उसके बाद जब मैंने रिजल्ट आया ना, तब देखा मैंने कि वो एनालाइज किया कि सर अटेम्प्ट नहीं करना होता, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना होता है। कि सर आप अगर भले ही 110 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो, पर अगर वो 110 में से भी आपके 110 आ रहे, तो भी आपका जीआरएफ है, और आप 150 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, और आपके पास बस ऐसे ही करके आ रहे हो, तो भी आप जीआरएफ हो सकता है, हो भी नहीं सकता, वो तो किस्मत पे भी है। आपने इससे पहले जैम लैब भी एग्जाम दिया है, तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए बताइए क्या। हाँ सर, और फिर पेपर कैसे, मैं कैसे अटेम्प्ट कर किया था। तो मैंने सबसे पहले पार्ट सी किया था, और सी के बाद मैं बी पे गया था, और बी के बाद फिर मैंने आखिरी में एक 25 to 30 मिनट्स का पार्ट ए के लिए बचा रखा था। ओके, सो अराउंड ऐसे की वही 1.5 आवर फर्स्ट में पार्ट सी। हाँ, तो वो जो जनरली सभी, मेरे ख्याल से सभी लोग वो ही करते हैं कि पार्ट सी देन बी देन ए। और आपने एग्जाम से पहले इसकी कितनी प्रैक्टिस करी थी? एग्जाम से पहले कितने दिन पहले आपने थ्योरी को दरकिनार करके एक तरह से डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने टाइम करी थी एग्जाम से पहले? सर मैंने अराउंड 1.5 महीना, 1.5 महीने पहले से ही मैंने चालू कर दी थी कि मेरे को, मतलब मेरे एक सीनियर है पीएचडी के, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जब आखिरी के टाइम पे आओ तो थ्योरी मत पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन से थ्योरी सीखो, सबसे बेस्ट तरीका वो। और सर वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, तो कि मैंने जितनी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उतना सही रहा। मेन ये फायदा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तब वो बात दिमाग में आएगी कि हाँ ये फॉर्मूला भूल गया, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। और ये सवालों के जवाब जितने जल्दी मिल जाएंगे तो फिर आप एग्जाम में वो डाउट्स नहीं आते। बिल्कुल। सर मेन फिजिकल में ऐसे ही होता है कि हम फॉर्मूले सारे रट लेते हैं कि सर अगर उसने ये पूछा ये पूछा, अब जब वो सर जब पूछता है ना, तो एक, अगर हम पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, तो ये मतलब माइंड के अंदर ये रहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, सही स्टेप है ये, इसके बाद यही होगा, इसके बाद ये फॉर्मूला लग रहा है। तो सर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो। हाँ, और आपने मेजर टेस्ट और एटलीस्ट कितने मेजर टेस्ट दिए होंगे एग्जाम से पहले? सर मैंने तो जब मेरा जून का टर्म था, तब भी मैंने कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट दिए थे। तो मैं तो उनकी एक कॉपी बना ली थी अलग से, कि जो मेरे को क्वेश्चन लगे थे कि जो साइड में है कि ये मुझे नहीं है, मैंने उसकी कॉपी बनाई थी। उसके बाद मैंने इस वाले में भी मैंने अराउंड 20 to 30 मॉक टेस्ट दिए थे, और कि मैं अलग। मेजर टेस्ट कितने दिए थे जिसमें पूरा 120 क्वेश्चंस का पेपर था? सर मैंने मॉक टेस्ट ही 20 थी। मैं पार्ट टेस्ट ने यूनिट टेस्ट कुछ नहीं दिया, ओ डायरेक्ट फुल लेंथ। ग्रेट, यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन। वाओ, तभी इतनी बढ़िया रैंक आई है। और पहली बार किसी स्टूडेंट ने बताया कि मैंने इतने सारे, अदरवाइज 2 3 4 मेजर टेस्ट देकर ही सब लोग चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि सर मेरे को वो पिछली बार मेरा बहुत कम नंबर से आता, तो मैंने सोचा था इस बार तो कुछ छोड़ना ही नहीं। जितने दो उतने कम है। अच्छा, पार्ट सी में आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि इतने में कैसे नंबर आ गए। सर मैंने पार्ट सी में 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। 17। हाँ, और कितने सही हुए उसमें? सर उसमें से वैसे तो मैंने रिस्पॉन्स की चेक नहीं की थी, पर जब मैंने बाद में थोड़ा वो देखा था, तो उसमें मेरे कुछ अराउंड 15 या 16 क्वेश्चन सही थे। देखो हाँ। ये आप सब लोग भी ध्यान रखिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें निगेटिव मार्किंग का जो रोल होता है ना, आपने अगर अपनी निगेटिव मार्किंग कम कर दी तो फिर आप सेफ चले जाओगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब लोग करते हैं चिड़ाई। जो जितनी ज्यादा निगेटिव मार्किंग कर देता है वो उतना नीचे जाता चला जाता है। और इस बार यही हुआ है, क्योंकि इतना कम स्कोर, इतनी कम कट ऑफ कैसे सर इस बार मतलब जो मैंने देखा था, जब मैं पेपर दे रहा था, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पेपर डिफिकल्ट है। बट जब मैं बाहर आके मैंने अगले दिन पूरा पेपर देखा, तो सर पेपर डिफिकल्ट नहीं था, उसने बहुत ट्रिकी बनाया था।
उसने क्वेश्चन इजी बनाए थे, बट उसने ऑप्शन में ऐसे रखे थे कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप, बट 2 में आप फिर फँस रहे हो और 2 में वही निकल रहा है जिसको प्रॉपर स्टेटमेंट बुक से जिसने पढ़ रखी हो स्टेटमेंट वही। यही है। अदरवाइज पेपर देखने में आसान था, बट ये आपने सही बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो इसी तरीके के थे कि गलतियां अब काफ़ी लोगों से हुई हैं, नेगेटिव मार्किंग इस बार बहुत लोगों से हुई हैं। हाँ सर। ओके, तो अधिकतर सवालों के जो क्वेश्चन मैं लेके आया था उनके जवाब आपने दे ही दिए कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होता है, ठीक है, रिवीजन भी आपने इतनी बार किया, प्रैक्टिस भी आपने इतनी बार करी है। तो चिरायु, एट द एंड यही मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग जून 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? सर मैं तो बोलूँगा जितनी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतनी, मतलब मैं तो बोलूँगा जितनी करोगे उतनी कम ही है वो, मतलब क्योंकि आजकल वो क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, पिछले 2 पेपर से कैसे पूछ रहा है वो, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। कुछ भी पूछ रहा है, घुमाने की कोशिश। और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको तो आप करो ही करो। अब ऐसा हो गया है कि अब आप कुछ छोड़ नहीं सकते ज़्यादा, तो जो छोटी-छोटी यूनिट्स होती है जैसे सरफेस हो गई और बायो इनऑर्गेनिक हो गई, ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें मतलब बहुत छोटे चैप्टर हैं पर वेटेज अच्छा है इनका, कंपेयर टू जितने घंटे ये मांगते हैं उसके हिसाब से मार्क्स अच्छे दे जाते हैं। और जैसे जीओसी ऑर्गेनिक में तो सर बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जीओसी स्टीरियो ये सब बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए पूरी। और ऑर्गेनिक में मैं तो बोलूँगा आप जिस तरीके का पैटर्न हो रहा है आप बुक्स के क्वेश्चन करो, आप डीपीपी करो, जहाँ जितना मटेरियल है सारा कर डालो। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट की थी, जो ज़ुइफ़ल होती है ना, ज़ुइफ़ल में पीछे एक वो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने जितने चैप्टर है ज़ुइफ़ल में सारे के हार्ड कॉपी का प्रिंट प्रिंट निकाला था और मैं उसमें रोज़ उसके ऊपर ही करता रहता था, उसके ऊपर ही जितने सारे थे। आंसर नहीं मिलते उसके, उसको करते जाओ बस और फिर उसके बाद फाइनल एक सॉल्यूशन रहता है कि ये स्टेप है। वो सर वो उस बुक ने बहुत हेल्प किया। एंड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए कोई स्पेशल बुक? सर फिजिकल तो मेरी बहुत वीक थी, तो मैं तो सर लेक्चर्स पे ही डिपेंडेंट था, मैंने बुक नहीं पढ़ी फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए मैं कोऑर्डिनेशन के लिए कभी कभी रिफ़र कर लेता था, बट एज सच कि मैंने पूरी ऐसे बुक से पढ़ा है वो नहीं पढ़ाना। अच्छा, आपका चिरायु मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ था? लास्ट ईयर? सर मेरा मास्टर्स अभी मई 2025 में हुआ। मैं 2025 में हुआ था, और उसके बाद फिर आपने जून वाला पेपर तो उसी टाइम दिया था, और उसके बाद फिर अभी ये दिसंबर वाला पेपर दिया। वैसे हाँ, जून के पेपर में मेरे को उतना टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 डेढ़ महीना ही था, बट फिर उसके बाद भी मेरा स्कोर अच्छा कर ही लिया था उस। ओके चिरायु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जो मेन क्वेश्चन थे काफ़ी हेल्पफुल आपने सजेशंस दिए हैं, एंड आई होप ये सारे सजेशंस आप सभी को यूट्यूब पर ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपके मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आपका रह गया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आई विल रीच आउट टू चिरायु एंड रिप्लाई योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच चिरायु फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, एंड बिग कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। और जितने लोग जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। जो भी इंटरव्यूज इस चैनल पर आए हैं उन्हें जाकर जरूर देखिए, और सबसे लास्ट में जो स्टूडेंट्स आपको टिप दे रहे हैं कि क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना, उनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। थैंक यू चिरायु वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर।